स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में सबसे कम समय बचा हुआ है और दिन रात बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें हैं कि ये होगा, पेपर लीक हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। यार ऐसा कुछ नहीं होगा, न ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, आरओ को लेके बहुत ज्यादा विस्मृतियां, ऐसा पेपर लीक, हिंदी का पेपर कुछ लीक था और अपने लेवल पे जांच कर रही है। आप अपनी तैयारी को करते रहिए और ये विचार के मत आइए कि पेपर लीक होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो सरकार बहुत सख्त है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी तैयारी 120 125 के लक्ष्य के लिए आप लगे रहिए, जो होगा देखा जाएगा। और इसी सीरीज में आपके रिवीजन एक्सप्रेस के सीट में आज मैं पहुंच गया हूं रसायन विज्ञान के पार्ट पे। रसायन विज्ञान के जो 70-80 अति महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है, हम उस पर आते हैं। और मेरा पहला प्रश्न यहाँ पे है, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं, जो प्रकृति में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीन अवस्थाओं में, ठोस में, द्रव में और गैस में पाया जाता है। यहाँ पे जल दिया गया है H2O, पानी दिया गया है बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, अमोनिया का दिया गया है। अब ऐसा जो पानी एक ऐसा व्यवस्था है बेटा जो द्रव में पानी के रूप में, ठोस के बर्फ के रूप में और गैस में प्राप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? H2O हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? पदार्थ की तीन अवस्था तुमको पता है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था को क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे, मेटल कहेंगे या गैस कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? तो बेटा पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न बेटा हमारा होगा, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? आपको बताना है उच्च दाब एवं निम्न ताप पर, उच्च दाब एवं निम्न ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। ज्यादातर जब बच्चा चारों ऑप्शन पढ़ेगा तो सबसे पहले वो होगा कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज होगा? क्योंकि सारे ऑप्शन उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न से संबंधित है। इसमें बच्चा श्योर हो जाएगा कंफ्यूज। तो ऐसा बच्चे को सबसे पहली बात होना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार करेंगी? जब दाब बेटा निम्न होगा, दाब क्या होगा? दाब भैया निम्न होगा। दाब क्या होगा? निम्न दाब होगा तथा उच्च ताप होगा। तो कौन सा व्यवहार करेंगी? वास्तविक स्थिति जैसा व्यवहार करती रहेंगी निम्न दाब एवं उच्च ताप की दशा में। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका, स्थिर ताप पे गैस का आयतन, जिस डिब्बे में जिस जगह पे गैस भरी है उसको दबाने पे, उसको आयतन को कम करने पे उसका दाब कम हो जाता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या बढ़ जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्थिर ताप पर, दिमाग से सोचो बस, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, आयतन इतने में कोई तुम डिब्बा ले लो, गैस भरे थे, डिब्बे को दबाने लगे, आयतन कम होने लगा तो गैस का क्या होगा? गैस का दाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? समान समझना, दाब क्या होगा? गैस का बढ़ जाएगा। आयतन कम करने लगोगे तो गैस का दाब बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु क्या है? वायु तत्व है, वायु यौगिक है, वायु मिश्रण है या वायु अपरूप है? तो बेटा वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण हो जाएगा। किसका? गैसों का मिश्रण ही वायु है। अगला प्रश्न, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? विलयन का, कोलाइडी विलयन का, इमल्सन का या वायु विलयन का? तो वायु बेटा किसका उदाहरण है? तो वायु उदाहरण है इमल्सन का। किसका उदाहरण है? सॉरी, दूध किसका उदाहरण है बेटा? इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा दूध हमारा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या, एक मोल में कुल कितने परमाणु होते हैं उनकी संख्या पूछा है। 60.23 गुणे 10 की पावर 23, 6.023 गुणे 10 की पावर 21, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पे होगा आपका कौन सा 6.023 गुणे 10 की पावर
23। ऑप्शन सी वाला हमारा 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणे 10 की पावर 23 होती है। कितनी होती है? 10 की पावर 23 होती है। अगला प्रश्न है एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। एनटीपी पे 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा 22.4 लीटर, 48.8 लीटर, 11.2 लीटर या 2.24 लीटर। तो बेटा एनटीपी पे 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? आपको यहाँ पे बताना है कितना आयतन होगा। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो आयतन होगा वो होगा 11.2। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सर एनटीपी क्या है? आई कि नहीं है सबसे बड़ी टेंशन? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जहां पे 11.2 लीटर लिखा है, एक संशोधन हम इसमें कर सकते हैं मिलीलीटर। होता क्या है बेटा, जो रियलिटी है ये लीटर बहुत ज्यादा लिख दिया, होता कितना है? मिलीलीटर। 11.2 मिलीलीटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या ये सभी? तो बेटा ये तीन के तीनों, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, सभी क्या है? मौलिक कण है। लेकिन जब तुम इस बात को पढ़ना शुरू करना तो 1 मिनट का काम लगेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की और कब? और प्रोटॉन की खोज कब हुई, किसने की और कब? ये तीनों काम तुम आराम से कर लो एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत आगे बढ़ चलो। अगला पार्ट है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या एवोगाड्रो संख्या। तो बेटा कहते हैं न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है भैया? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में, गामा किरणों में या एक्स किरणों में? ऋणात्मक आवेश किन किरणों में होगा? तो बेटा बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गामा किरणें हैं। गामा किरणें हैं। क्या है गामा किरणें? ऑप्शन ए है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी दिया है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो ये आपका पूछ रहा है क्या है, कौन सी गामा किरणें क्या होती है? तो बेटा गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या है? 8O15 या 8O16 या 8O17 को क्या कहते हैं? O15, O16 और O17 को क्या कहते हैं? समदाबी कहेंगे, अपरूप कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहेंगे या समस्थानिक कहेंगे? तो बेटा समस्थानिक कहेंगे। 8O15 को, O16 को और O17 को क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या अगला प्रश्न भैया? अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से साभाषिक उत्पन्न होते हैं? संभारिक उत्पन्न होते हैं। संभारिक किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरणों के उत्सर्जन से, गामा किरणों के उत्सर्जन से, बीटा किरणों के उत्सर्जन से या एक्स किरणों के उत्सर्जन से? तो बेटा बीटा किरणों के उत्सर्जन से, बीटा किरणों के उत्सर्जन से क्या होंगे? संभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, सेटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है यार। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरण,
उत्प्रेषण या ऑक्सीकरण या अवकरण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बेटा अवकरण कहलाती है हमारी। क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पेपर को तुम किस पे लगाओगे? लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अम्ल पे लगाओगे, क्षार पे लगाओगे, भस्म पे लगाओगे या लवण पे लगाओगे? तो बेटा लिटमस पेपर जब लाल हो जाएगा तो अम्ल पे लगाया जाएगा। किस पे लगाया जाएगा? अम्ल पे लगाने पे लिटमस पेपर लाल हो जाता है। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। अब पीएच मान तुम बहुत बार पढ़े होगे, 14, 7 और 0 से। अब ये यहाँ पे एक आपको क्या व्यक्त करेगा? एक आपका व्यक्त कर देगा बेटा क्या? एक व्यक्त करेगा आपका अम्ल, दूसरा व्यक्त करेगा आपका क्षार, दूसरा क्या व्यक्त करेगा? क्षार। अब बेटा कहाँ दिया? क्षारीय घोल का पीएच होता है 7 से कम या 7 से अधिक। अगर तुम 7 से अधिक गए तो क्षार बढ़ गया और 7 से कम गए तो अम्ल हो गया। तो यहाँ पे 7 से का क्या होगा? क्षारीय घोल 7 से अधिक लगा दोगे, क्षार का 7 से अधिक लगा दोगे। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? खून का, दूध का, शुद्ध जल का, थूक का। कुछ पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मानो थूक का पीएच पूछता है। तो यहाँ पे किसका दिया? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना? ना तो जल अम्ल है ना तो जल क्षार है, मतलब 7 उदासीन होता है। तो यहाँ पे तुम किसको टिक कर दोगे? 7 को। 7 क्या है बेटा? उदासीन हो जाता है। तो जल ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है या उदासीन है। ठीक, तो यहाँ पे हम किसको कर देंगे? 7 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पे, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु को छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? लोहा को, तांबा को, सोना को या चांदी को? निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? कौन सी ऐसी धातु है जो हम छोड़ देंगे तो उसका वो घटेगी नहीं, उसका कंप्रीहेंशन नहीं होगा, उस पर डिप्रेशन नहीं होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा? लोहे पे लगेगा, तांबा भी नुकसान होता है, चांदी भी, लेकिन सोने को हम छोड़ देंगे तो उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सोने पे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है? ऊष्मा शोधी प्रतिक्रिया है। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को सोखने वाली प्रक्रिया। ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा परिवर्तन नहीं होती है, ताप स्थिर रहता है। अब ऊष्मा शोषी का मतलब उसको अवशोषित करना, सोख लेना, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न किसी अभिक्रिया का वेग। ऑप्शन ए अभिक्रिया के प्रगति के साथ बढ़ता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ घट या बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसी अभिक्रिया का वेग। तो बेटा जो अभिक्रिया का वेग होगा वह प्रगति के साथ क्या करता जाएगा? घटता जाएगा। ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, उत्पाद बदल देता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा उत्पाद क्या करता है? बढ़ाता है, वेग को बढ़ा देगा। ठीक, अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा मेंडेलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या परमाणु घनत्व के। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। मेंडलीफ के अनुसार किसके होंगे बेटा? परमाणु भार के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त के नियम का प्रतिपादक कौन है? मेंडलीफ है, डाल्टन है, मोसले है या एवोगाड्रो है? तो बेटा मोसले जो है किसके प्रतिपादक है? मोसले प्रतिपादक है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक मोसले हैं। कौन है बेटा? मोसले हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु घनत्व होता है, परमाणु संख्या होता है, या परमाणु घनत्व दो भाग है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु, एक हेलोजन, एक अक्रिय गैस या एक उपधातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कैसा होता है? एक क्षारीय धातु होगी, या एक हाइड्रोजन होगा, एक अक्रिय गैस या एक उपधातु। तो बेटा होगा प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षारीय धातु होगी। एक क्षार क्या होता है? धातु होती है। पृथ्वी के पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बेटा लोहा है। लेकिन जनरली अगर यही प्रश्न जो सबसे ज्यादा लोग गलत करते हैं, यहाँ पे ज्यादातर किताबों में प्रैक्टिस तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा। बेटा ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, लेकिन जब वो पूछेगा भूपपड़ी पे सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ऊपरी भूपपड़ी में, पृथ्वी के ऊपरी परत पे भूपपड़ी में, ठीक, या ऊपरी परत पे कौन सबसे ज्यादा पाया जाएगा? ऑक्सीजन। लेकिन उसने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर या पूर्ण क्षेत्रफल, पृथ्वी के पूर्ण क्षेत्रफल में, संपूर्ण पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी के आयतन पे तो सबसे ज्यादा लोहा पाया जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर होगा लोहा, कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। अगर लोहा नहीं होता तो हम ऑक्सीजन को टच करते, लेकिन अगर वही यही क्वेश्चन पूछता कि भूपपड़ी पे क्या पाया जाएगा, तब हम टिक करते आपके ऑक्सीजन को टिक करते। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व, जो चार ऑप्शन तुमको दिए गए हैं, इनमें सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? हीलियम होगा, सोडियम होगा, लिथियम होगा, हाइड्रोजन होगा। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन है। एक प्रश्न यहीं पे जो सबसे ज्यादा आता है वह प्रश्न क्या है कि उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाएगी। अगर ऑप्शन में दोनों है तो हम इसको टिक करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन नहीं है तो हम हीलियम को टिक करेंगे, नहीं है तो हम किसको टिक करेंगे? हीलियम को टिक करेंगे। अगर हम कहते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक उड़ने वाले गुब्बारों में चार गैस भरी गई है, पहली कौन सी है बेटा? ऑक्सीजन। ध्यान से मेरी बात को समझो। दूसरी कौन सी गैस है हमारे पास? दूसरी गैस है हमारे पास मीथेन। तीसरी गैस है जल वाष्प। और या तो यहाँ पे CO2 कर लो, CO2। और चौथी जो गैस है हमारी वो हो जाएगी ओजोन। अब हम कह दें कि निम्नलिखित में से एक उड़ने वाले गुब्बारे में एक गुब्बारे को उड़ाने के लिए, क्षोभ मंडल से उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाएगी? अब यार इतना तो दिमाग काम लगा लो कि अगर एक जार ले लिए शीशा का, तो उसमें 20-22 प्रकार गैस भर के जार बंद कर दिए, तो जो भारी गैस वो नीचे बैठ जाएगी, उससे हल्की, उससे ऊपर। सबसे ऊपर कौन सी गैस? हीलियम या हाइड्रोजन। सबसे नीचे कौन सी गैस? ऑक्सीजन, मीथेन, जल वाष्प। और इससे ऊपर ओजोन बीच में है। तो यहाँ पे यही तुमको समझना है, रटना नहीं है, ठीक। अब सबसे हल्की हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन से थोड़ा कम हल्की हीलियम। तो अब यहाँ पे तो ना हीलियम ना हाइड्रोजन, कौनों भरोगे उड़ के ऊपर जाएंगे सब गुब्बारा, तो ऊपर जाके हाइड्रोजन रुक जाएंगे, हीलियम में रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो सबसे हल्का तत्व तो क्या होगा? और का आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। सोना का लैटिन नाम क्या है? जो सोना सबसे महंगा हम लोग प्रयोग करते हैं उसका लैटिन क्या नाम है? क्यूप्रम है, अर्जेंटम है, ओरम है या केरम है? तो बेटा सोना का जो लैटिन नाम है वो है ओरम। क्या लैटिन नाम है? ओरम उसका लैटिन नाम है। वह गुणधर्म क्या कहलाता है? वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पत्तल बनाई जा सकती है, ठीक। किसी भी धातु को पीट के पतली चद्दर जैसी, पत्थर जैसी, टीन आप देखते हैं, टीन जैसी, ब्लेड जैसी बना दी जाए, उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, चालकता कहते हैं, सघनता कहते हैं, या आघात का मतलब पीटना, वर्धनीयता कहते हैं। तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात का अर्थ ही हो गया पीट के फैलाना, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? गुरुत्व पृथक विधि, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या निछालन विधि। तो किसी अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियां, कौन सी अशुद्धियां? चुंबकीय। तो चुंबकीय अशुद्धियां चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्या कर दी जाएंगी? अलग कर दी जाएंगी। ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अयस्कों की में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, प्लकस कहा जाता है, स्लैग कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जाएगा? तो बेटा गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अगला, पारे का प्रमुख अयस्क कौन है? तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन को तुम कई बार याद पढ़े भी होगे। ये पूछ रहा है कि पारे का प्रमुख अयस्क कौन है? पायराइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है या सिनेबार है? तो अब तुम बताओ पारे का अयस्क कौन होता है? सिनेबार बेटा पारे का अयस्क होता है, सिनेबार। अगला है, रेडियम किससे प्राप्त होता है? जो चमकने का काम करता है रेडियम किससे प्राप्त होगा? गैलेना से, बॉक्साइट से, हेमेटाइट से या पिच ब्लेंड से? तो बेटा गैलेडियम प्राप्त होगा, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या मोब्लिडेनम का? तो मोनाजाइट बेटा किसका है? थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है भैया? थोरियम का अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट, थोरियम का अयस्क हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, सोडियम का, लोहा का या तांबा का? हेमेटाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, लोहा का, सोडियम का या तांबा का? तो बेटा हेमेटाइट अयस्क है लोहा का। तो तुम पढ़े ही होगे सबसे अच्छा लोहा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कौन सा सिल्वर? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो बेटा जर्मन सिल्वर आपका मिश्रण हो जाएगा तांबा एवं जस्ता का या पीतल तांबा निकेल का, तांबा जस्ता एवं एल्यूमिनियम का, तांबा जस्ता एवं निकेल का। तो बेटा आपका हो जाएगा तांबा जस्ता एवं निकेल का। कौन सा? जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता एवं निकेल का मिश्रण हो जाएगा। कौन? जर्मन सिल्वर हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? तांबा का निकेल का, तांबा का निकेल का, तांबा का जस्ता का, कांसा का तांबा का या कांसा का जस्ता का? तो बेटा तांबा और जस्ते को मिला के, तांबा और जस्ते को मिला के क्या बनाया जाता है? पीतल बनते हैं। क्या बनता है? पीतल। और तांबा और किसको मिला के? तांबा और टिन को मिला के, तांबा और टिन को मिला के क्या बनता है? सिंधु घाटी में पढ़े होंगे, कांसा बनता है। क्या बनता है? कांस्य युगीन सभ्यता। और तांबा और जस्ता को मिला के क्या बनता है? पीतल बनता है। ये थोड़ा डार्क होगा, थोड़ा साफ रहेगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न लोहे पे जंग लगना उदाहरण है। बेटा किसी भी लोहे को जब वो ऑक्सीजन के टच में आएगा तो उस पर जंग लगेगी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का। किसका कारण होगा बेटा? ऑक्सीकरण का कारण होगा लोहे पे जंग लगना। वायु में थोड़ी देर रहने पे किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? वह कौन सी धातु है जिसे वायु में स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया जाए तो कुछ देर तक रहने के बाद उसमें क्या हो जाएगा? हरे रंग की परत जम जाएगी। जब ठीक कौन सी धातु है बेटा? वो तांबा। तांबे को वायु में स्वतंत्र रूप में छोड़ने पे उस पर पतली हरे रंग की परत जम जाती है। किस पे जम जाती है? तांबे पे परत जम जाएगी। अगला प्रश्न कौन सा है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बेटा कौन सा होगा? NaOH, Na2CO3.10H2O, NaHCO3Ca2। तो बेटा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? Na2CO3 10H2
H2O धोने के, कपड़े धोने के सोडा का क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में, मोटी जो डबल रोटी आप खाते, प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है। डबल रोटी बनाने में किस सोडे का प्रयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका प्रयोग होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। क्या बनाने में, डबल रोटी बनाने में। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है, किसके द्वारा हरा रंग मिलेगा, किसके द्वारा लाल रंग मिलेगा, लेकिन रंग किसके द्वारा मिलेगा, कौन सा तत्व हम प्रयोग करेंगे कि रंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, Zn और S। दूसरा क्या लिखा है दोबारा, K और Hg। तीसरा क्या है, CrHg। अब ये प्रश्न इसलिए टफ हो गया कि आपको इसमें उत्तर नहीं समझ में आ रहा है। बेटा सबसे पहला सबसे आसान वर्ड है कि आतिशबाजी में रंगों को प्रयोग करने के लिए बेरियम डाला जाता है, जिसका नाम क्या है, Ba, और स्टोरियम को डाला है स्टार से। तो स्टोरियम और क्या है, बोरियम की वजह से क्या होता है, रंग। हरा रंग अगर पूछेगा तो सिर्फ बोरियम, अगर पूछेगा आतिशबाजी में सिर्फ हरा रंग किसके कारण आएगा, तो बोरियम के कारण आएगा। तो Sr और Ba के कारण तो आतिशबाजी में रंगों का प्रयोग, रंगों को प्राप्त किया जाता है। नीले थोथे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीले थोथे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2H2O3, Na2SO4, Na2SO4। सेम है, यहाँ पे परिवर्तन डिक्टो है, CuSO4 5H2O। तो बेटा नीले थोथे का रासायनिक नाम होगा CuSO4 5H2O। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, जल के अस्थायी कठोरता का कारण, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, या उपरोक्त सभी। तो आपका होगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स क्या है बेटा, जल की कठोरता का कारण है, जल की कठोरता का कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल की कठोरता किस प्रकार से दूर की जाती है। जल में ब्लीचिंग पाउडर डाल के, जल में क्लोरीन डाल के, जल में सोडियम कार्बोनेट डाल के, या उपयुक्त सभी विधियों से। तो बेटा जल में सोडियम कार्बोनेट डाल के जल की कठोरता शुद्ध किया जाएगा क्लोरीन डाल के, लेकिन कठोरता दूर की जाए क्या डाल के, सोडियम कार्बोनेट डाल के दूर किया जाएगा। अगला प्रश्न, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है। साधारण कांच में किसका मिश्रण होता है, सोडियम सिलिकेट का होता है भैया, कैल्शियम सिलिकेट का होता है, सिलिका का भी होता है। तो यहाँ पे तुम एक ऑप्शन टिक कर दो, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का मिश्रण साधारण कांच में होता है। अगला प्रश्न क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। लोकियर ने, ग्राहम बेल ने, मार्टिन बूच ने, या जोसेफ एस्पिरिन ने। तो बेटा जोसेफ एस्पिरिन ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तुम्हें बताना है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, या सेल्यूलोज। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है बेटा सेल्यूलोज। कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, फॉर्मिक अम्ल, एथिलीन, यूरिया, या एसिटिलीन। तो बेटा यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला यौगिक था। कौन था, यूरिया था। यूरिया का प्रयोग तुम जानते हो। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपगठित होने की क्रिया को कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरोनीकरण, किण्वन, बहुलकीकरण, या पाश्चुरीकरण। तो बेटा क्या कहें, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने घटना क्या कहलाती है, किण्वन।
किसका निर्माण होता है? सिरके का निर्माण किसके द्वारा होगा? किण्वन के द्वारा होगा। अगला प्रश्न, समावयी यौगिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयी यौगिक विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुण से, रासायनिक गुण से, ए और बी दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समावयी भौतिक विभिन्नता को भौतिक गुण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक गुण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है? शीशा का, लेड का, ग्रेफाइट का या हीरा का? तो पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट की होती है। किसकी होती है? ग्रेफाइट की। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस आती है? मेथेन। सबसे बड़ी कौन सी है? मेथेन। आपका जो सीएनजी गाड़ियां चल रही, सीएनजी में प्रयुक्त होने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? मेथेन ही है। ठीक, जो खेतों में कहां पे, धान के खेत में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलेगी? मेथेन। कहां मिलती है? दलदले स्थानों पे मेथेन मिलती है। ठीक है, अगला, गोबर गैस में मुख्यतः होता है एथिलीन, एसिटिलीन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेथेन क्या होता है? मेथेन होता है गोबर गैस में। कार के इंजन के में नॉकिंग से बचने के लिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है इथाइल एल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्रोथाइल या श्वेत पेट्रोल। तो बेटा लेड टेट्रोथाइल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इंजन के नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रोथाइल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? एल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रोकार्बन एवं एल्कोहल का। तो बेटा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण ही क्या है हमारा? पेट्रोल हो जाएगा। इसी के साथ 70 क्वेश्चन की बेटा हमारी तुम्हारी सीरीज थी। ये वो प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान में, और आप अपनी मेहनत को मैं सबसे कम समय में आपको देता हूं। मैं बीच में बकवास नहीं करता, बीच में लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहता, इसलिए कि आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अपनी आंखों के सामने देख सकें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम लोगों के साथ है। सभी प्रैक्टिस क्वेश्चनों को देखते रहें। धन्यवाद।